हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग, अंकेक्षण। आपके सिलेबस में जैसे कि जानते हैं कि बहुत सारे पेपर्स हैं, जिसमें एक ऑडिटिंग भी है। अभी इनकम टैक्स चल रहा था और ऑडिटिंग का आज फर्स्ट लेक्चर है और ये भी डेमो लेक्चर। यह डेमो लेक्चर आप लोग के लिए झारखंड पीजीटी कॉमर्स के लिए है और कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। इनकम टैक्स का काफ़ी हद तक मैं ले गया हूँ, सिलेबस कवर किया हूँ। और ऑडिटिंग का ये डेमो लेक्चर आपके यूट्यूब पे भी रहेगा और ऐप में भी रहेगा। जिन बच्चों को तैयारी करना है तो वो तैयारी करना चाहते हैं तो भाई चाहे तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट है, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, डेली बाय डेली मिलेगा। बस आपको पढ़ना है, कितना पढ़ लेते हैं वही मायने रखेगा। सारा बुक कवर किया जाएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम एकदम सफिशिएंट है। एकदम इत्मीनान से आराम से पढ़िए। ठीक है। फिलहाल तो मैंने ये केवल इनकम टैक्स का ही अभी लेक्चर प्रोवाइड किया है और डेली बाय डेली दे ही रहे हैं, लेकिन आज एक ऑडिटिंग का भी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी में बीच बीच में ऑडिटिंग भी जाता रहेगा, इनकम टैक्स में भी जाया जाएगा, फिर आगे कुछ दिन बढ़ेगा तो एक और पेपर स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाएगा। आप लोग भी डेली बाय डेली नोट्स बनाइएगा। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा तो वो सीधे प्ले स्टोर पर जाकर बी आर कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें बहुत ही लो कॉस्ट पर प्राइस रखी गई है, ताकि समझिए कि बहुत ही नॉर्मल। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। आइए कोर्स स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग में विकास, अर्थ, क्षेत्र और सीमा के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और बता दें कि जो आपके सिलेबस में दिया गया है बहुत ही शॉर्ट सिलेबस दिया गया है। शॉर्ट सिलेबस का मतलब है कि जो मेन मेन ऑडिटिंग किसी भी टॉपिक का, माने किसी भी पेपर का पूरा डिटेल नहीं दिया गया, बस कुछ मेन मेन टॉपिक। मेन मेन टॉपिक देने का मतलब है कि वहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और जो फंडामेंटल चीजें हैं वह नहीं दिया है। इसका मतलब है कि आपसे अपेक्षाएं की जा रही हैं वो सारी चीजें जानते हैं। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग सिलेबस में आपके नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद किया जा रहा है इतना तो चीजें जानते होंगे। उसी तरह इनकम टैक्स में भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है, बहुत सारी चीजों में बेसिक चीजें उसमें नहीं दी गई, बस मेन टॉपिक दिया गया है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि वो नॉर्मल जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं वो ना पूछी जाएगी, पूछी जाएंगी। वो भी हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे जाए, एक दो क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाएगा। इसलिए मैं जो भी पेपर स्टार्ट करूंगा एकदम जीरो से समझिए टॉप तक जाएगा, मतलब बेसिक से स्टार्ट होगा, ताकि जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड सब कुछ मिल जाए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें चीज दिया गया है कि अंकेक्षण। अंकेक्षण जिसको हम ऑडिट का है। सब ऑडिट मतलब होता क्या, पहले तो ये जानिए कि ऑडिट मतलब होता क्या। ऑडिट मतलब होता है जांच करना, जांच करना। अब सोच रहे होंगे किसका जांच करना? लेखा पुस्तकों का। किसका? लेखा। जब पुस्तकों की जांच की जाती है, इसी को ऑडिट कहा जाता है। जांच तो किसी भी चीज की जाती है, लेकिन उसको ऑडिट नहीं कहा जाता। लेकिन जब हिसाब किताब की जांच की जाती है तो उसको ऑडिट किया जाता है। अब सबसे पहले चीज आती है कि जो ऑडिट शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ऑडिट शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश का वर्ड। इस ऑडिट का अर्थ होता क्या है, मतलब ये किस शब्द से मिलकर बना? ये आपका जो ऑडिट शब्द है लैटिन भाषा के ऑर्डिने शब्द से बना। किस शब्द से बना है? एक भाषा है लैटिन भाषा, इस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ऑडिरे। ऑडिरे शब्द से बना। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो ऑडिरे शब्द से। इस ऑर्डरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है बता सकते हैं?
लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से बना है। ऑडिरे मतलब ऑडियो, ऑडियो, ऑडियो मतलब कान से सुनाई दे। इसका अर्थ होता है सुनना। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? सुनना। अब बारी आती है कि यह जो ऑडिट शब्द है लैटिन भाषा के ऑडिडर शब्द से बना है, और जब इसका अर्थ होता है सुनना, तो इसका हिसाब किताब की पुस्तकों से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब है? मतलब ये कि जो भी हिसाब किताब की जांच अपने मन से नहीं की जाती, संस्था के नियोक्ता के द्वारा कराई, और वह उस व्यक्ति मतलब ऑडिटर से उस संस्था का ओनर या मालिक सुनना चाहता है कि भाई हमारी संस्था का हिसाब किताब का प्रेजेंट टाइम में स्टेटस क्या है, वो उससे जानना चाहता है, इसीलिए इसका नाम सुनना रखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑडिट शब्द है, माने ऑडिट है, इसकी उत्पत्ति कब हुई भाई? बता सकते हैं? इसकी जो उत्पत्ति है, माना जाता है कि प्राचीन काल से ही चली आती। यहाँ प्राचीन काल मतलब 1494 से पूर्व माना गया। प्राचीन काल से ही ऑडिट शब्द की चली आती, लेकिन वास्तविक रूप में यह प्रारंभ कब हुआ? वास्तविक रूप में ये स्टार्ट कब हुआ? इस वास्तविक रूप में जब ये स्टार्ट हुआ 1494 ईस्वी में, जानते हैं कि दोहरा लेखा, दोहरा लेखा प्रणाली, या ऐसे कहिए कि जब वाणिज्य का विकास हुआ या लेखा पुस्तकों का विकास हुआ, किसने किया था? लुकस पेसियोली, लुकस पेसियोली। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि लुकस पेसियोली के कहाँ के थे? इटली के थे। इटली में कहाँ के थे? तो वेनिस नगर में। ये अकाउंट में मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंट है, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बेसिक आपको तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन उसमें से भी पूछे जाएंगे। तो 1494 ईस्वी में जब दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ, और किसने किया? लुकस पेसियोली, जो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। तो जब एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम आ गई, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, तो भाई यहाँ पे आवश्यकता महसूस की गई अंकेक्षण की। किसकी? अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग। यहाँ पे इसका सही विकास कब हुआ? जब दोहरा लेखा प्रणाली का विकास हुआ, तब हुआ। ठीक है। अब ये तो हमारी स्टार्टिंग। क्वेश्चन में अब ये आता है कि ऑडिटिंग को वैधानिक मान्यता कब मिली? जो हमारा अंकेक्षण है, ऑडिटिंग, इस ऑडिटिंग को वैधानिक मान्यता कब मिली? वैधानिक मान्यता, वैधानिक मान्यता मतलब एक कानूनी मान्यता कब? इस समय जो अंकेक्षण का वर्क होता था वो कोई कंपलसरी नहीं था, और न कोई कानून द्वारा उसे बनाया गया था। बस ऐसे कैसे बन गए कि भाई हिसाब किताब लिख रहा है, उसका जांच कर देना है, बस कर देना, कंपलसरी नहीं है। कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो भी। लेकिन कानूनी रूप से इसे मान्यता कब दी गई? जानते होंगे कि इंग्लैंड की ही सारी चीजें देन है। इंग्लैंड में जब पहला कंपनी अधिनियम बना, पहला कंपनी अधिनियम बना, कंपनी अधिनियम इंग्लैंड में बना। कब बना था? 1844। इसी कंपनी अधिनियम के बनने पर यह तय किया गया कि जितनी भी कंपनियां हैं जो हिसाब किताब को परमानेंटली रखती हैं, लाभान खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार करती हैं, उन्हें ऑडिट कराना कंपलसरी कर दिया। ठीक है, और उसे, इसी को वैधानिक मान्यता कहा।
जब वैधानिक मान्यता दे दी गई, ध्यान से समझ सुनिएगा एक एक पॉइंट को, तो सबसे बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई कि भाई इसकी कुछ पढ़ाई होगी तभी ना इतने होशियार ऑडिटर होंगे, तब वो कंपनी का ऑडिट करेंगे, ऐसा होगा ना। जब तक अभी यहां तक समझिए, कोई इंस्टीट्यूट बढ़िया बने इंस्टीट्यूट जैसे कि आज के समय में ना कोई बढ़िया कॉलेज था, किसके लिए? ऑडिटर्स के, ऑडिट की पढ़ाई के लिए। बस वही हिसाब किताब में जो होशियार चंद होते थे वही ऑडिटर हो जाते थे, या नीचे से ऊपर तक वो पावरफुल होते थे वही ऑडिटर हो जाते थे। लेकिन जब कानूनी मान्यता दी गई, तब इसकी एक और आवश्यकता महसूस की गई कि भाई इसके लिए कि योग्य व्यक्ति का चयन किया गया, चयन किया जाए। और जब योग्य व्यक्ति का चयन किया जाएगा तो वहां पे उसके लिए भाई कुछ पढ़ाई भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कुछ प्रेस्क्राइब उसका शेड्यूल या सिलेबस होना चाहिए, तभी ना वो पढ़कर उस फील्ड में होशियार बनेगा। तब पहली बार 11 मई 1880 में प्रथम बार, ध्यान दीजिएगा, प्रथम बार 11 मई 1880 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक ना, संस्था की स्थापना, की स्थापना की गई। अब कहाँ की गई? ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में की गई, ठीक ना, क्योंकि ऑडिटर बनाने के लिए पहली संस्था 11 मई 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की स्थापना की गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, तो इंग्लैंड में की गई, बाकी कंट्रियों का जैसे खासतौर से अपने देशों का काम कैसे चलने लगा? अब यहाँ के लोग कहाँ जा पाएंगे इंग्लैंड पढ़ने के? तो क्योंकि उस समय भारत पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत थी। अब भारतीयों में भी यह सोचा गया कि भाई कि यहाँ ऑडिटर कैसे बनेंगे, उसके लिए भी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक ऑप्शन ढूंढा गया। यह ऑप्शन ढूंढा गया था आपका कब? जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में। कहां पर? भारत में, ध्यान दीजिएगा, कहां पर? भारत में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड एंड ऑडिटर्स की स्थापना की। ब्रिटिश एसोसिएशन एंड ब्रिटिश एसोसिएशन चार्टर्ड एंड ऑडिटर्स, ठीक है, नामक संस्था की स्थापना की, संस्था की स्थापना गई। लेकिन यह सबसे बड़ी इसमें यह समस्या थी, यह जो स्थापना की गई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। भारत में भले स्थापित हो गया, लेकिन भारतीयों का कोई इस पे वर्चस्व नहीं था, सब उन्हीं के अधिकार में। इसका भी घोर विरोध हुआ कि भाई जो बन रहे हैं वही बन रहे हैं, क्योंकि उस समय देखे होंगे ऊंचे पद पर सब वही थे, हम जैसे आप जैसे लोग नीचे पदों पर थे। क्वेश्चन अब ये उठता है कि भारत, सॉरी एक चीज गलत हो गया है, जनवरी 2023 तो मिटा दीजिएगा, यह 1923 है। जनवरी, बार बार 2023, 1923 में, ठीक ना, इसको सही कर लीजिएगा, राउंड कर दिए।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारतीयों में कैसे कब स्थापित, भारत में तो हो गई। अब समझिए कि भारत के संदर्भ, भारत में कुछ भारतीयों को भी महत्व दिया गया, क्योंकि भारत में 1850 ईस्वी में कंपनी लॉ लागू हो गया था, कंपनी अधिनियम स्टार्ट हो चुका, मैंने जिसको भारतीय कंपनी अधिनियम कहा जाता है, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। बाद में 1960 में हुआ, वो भारतीयों के द्वारा हुआ, उसमें भी अंग्रेजों का ही ज्यादा ही। जब भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 बना, ध्यान दीजिएगा, भारत में जब भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 बना, उस समय भारत में ऑडिटर्स, ठीक ना, की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि आवश्यकता हुई भी दे रहे, क्योंकि जब इंडियन कंपनी एक्ट बना तो ब्रिटिश बना था, तो वहां ऑडिटर की आवश्यकता महसूस की, और जब इंडियन कंपनी एक्ट बना तो उसमें भी एक प्रावधान किया गया कि इसके ऑडिट या हिसाब किताबों की जांच एक ऑडिटर द्वारा कराई जाए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सही तरीके से भारत में अंकेक्षण कब स्टार्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक, यहां लिख दे रहे हैं, वास्तविक तरीके से, वास्तविक तरीके से भारत में अंकेक्षण, भारत में अंकेक्षण प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन में आता है अक्सर, यह हुआ था 1914 में। ये 1914 में उस समय बना था जब भारत ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हुआ। जब भारत में भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हुआ तो इसमें भारतीयों के हित में, भले अंग्रेज थे लेकिन भारतीयों के हित में वास्तविक रूप में अंकेक्षण स्टार्ट, ठीक है ना। एक चीज और बता दें कि जब ये अंकेक्षण स्टार्ट हुआ, उस समय से लेकर इस समय जब बना था, इसमें जो ऑडिटर्स बनाए जाते थे, ऑडिटर्स बनाए जाते बनाए जाते थे, ऑडिटर बनाए जाने का मतलब ये हुआ कि जो ऑडिट की पढ़ाई होती थी, इसका जो अधिकार था, अधिकार राज्य व प्रांतीय सरकारों के पास, सरकारों के पास। इसका मतलब ये कि जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, रूल रेगुलेशन, नियुक्ति, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने अधिकार में नहीं रखा था। उस समय जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे उसका नाम था ऑडिटर सर्टिफिकेट रूम। क्या नाम था? ऑडिटर्स सर्टिफिकेट रूम। रूल्स है, रूल्स है, रूल्स है, ठीक है। ये कब से कब तक प्रभावी था? यह आपका मैं बता दूं, जब देश आजाद हुआ उस समय तक प्रभावी था। लगभग 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रभावित था 1948 तक। क्या था? प्रभावी। यानी देश आजाद होने के बाद तक भी ये ऑडिटर्स का वर्क जो था प्रांतीय और राज्य सरकारों की। अब बारी आती है, इसमें कुछ मिटाए भी, इधर वाला मिटा देगा। अब बारी आती है कि जब देश आजाद हुआ तब क्या,
जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय स्वतंत्र भारत का, यहां लिख दे रहे हैं स्वतंत्र भारत का, 1949 में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ। एक्ट पास, मतलब आज भी वही चल रहा है कि भारत में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट पर एक कानून कब पास हुआ? 1949 में पास हुआ। और 1 जुलाई, यह चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1 जुलाई 1949 से प्रभावी हुआ, अर्थात लागू हुआ और आज तक चल रहा। और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसको ICAI के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। समझ, उम्मीद है कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया। यह ICAI मतलब जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है, भारत में ऑडिटर्स अर्थात CA बनाता है, CA की पढ़ाई कराता है और उन्हें CA, जब इस पढ़ाई परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वह अपने इंस्टीट्यूट में 2 तरीके से सदस्य बनाता है। ठीक ना? सदस्यता के बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ केवल नाम मेंशन करें। एक एसोसिएट सदस्य और एक फेलो सदस्य। पहला है एसोसिएट सदस्य और दूसरा है फेलो सदस्य। फेलो सदस्य जैसे ही CA पास करेगा तो एसोसिएट सदस्य होगा और उसके 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद से वो फेलो मेंबर्स हो जाता है, अर्थात उसका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में दर्ज हो। ठीक ना? इस समय जो ऑडिटर्स की बात हम करें तो बीच में देखे होंगे कि कंपनी एक्ट 1956 लागू हुआ था और बाद में और चल के इस समय प्रेजेंट टाइम में उसको हटाकर दूसरा कंपनी एक्ट लागू हो गया, जिसको कंपनी एक्ट 2013 कहा जाता है। तो आज इस पर जो रेगुलेशन एक्ट लागू होता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1949 तो ये है, लेकिन साथ में कंपनी एक्ट भी 2013 उस पर प्रभावी। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं और पहला लेक्चर है, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए और जितना ये सब नोट करते हैं इसे नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं ये समझिए सिलेक्टेड है, एकदम मेन पॉइंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। आपको ये सब छांटा गया है, ढूंढा गया है। ठीक है, इसी तरह हर एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे फोकस किया जाएगा और जिन्हें तैयारी करना होगा कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि कैसे, मतलब जो हमारे अंकेक्षण ऑडिट, अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि। ठीक है, अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि कैसे, मतलब कि जब CA हो गया तो आखिर ऑडिटर का क्या मतलब है, क्यों इसका मार्केट में, चाहे बिजनेस के फील्ड में चाहे कंपनी के फील्ड में इसकी आवश्यकता हुई। इसकी आवश्यकता के पीछे पहला रीजन था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जिस तरह आज के दौर में किस चीज का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना, ऑनलाइन का जमाना है।
समझ रहे हैं ना? टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो एक से एक फीचर्स, एक से एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ना? इसी तरह जिस तरह आज बहुत हर व्यक्ति के हाथ में देखिए मोबाइल, वो भी एंड्रॉयड, ठीक है? कॉस्टली से कॉस्टली सारा वर्क ऑनलाइन पे कर रहा है, मार्केट है इसमें। उसी तरह एक दौर ऐसा आया था जिस समय पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की लहर थी। जिस तरह आज का ऑनलाइन का ज़माना है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसी तरह औद्योगिक क्रांति एक समय पे चरम पे। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि जहाँ देखिए उद्योग, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ बड़े जोरों से बन रही थी, स्टार्ट हो रही थी। तो जब इतने बड़े-बड़े कल कारखाने या फैक्ट्रियाँ जब चलेंगी, तो भाई उनका हिसाब किताब भी रखा जाएगा, ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होंगे। जब हिसाब किताब है, क्योंकि और कहीं हेरा-फेरी नहीं होता है, लेकिन हिसाब किताब में ज़्यादा हेरा-फेरी, तो उसकी जाँच के लिए भी आदमी की ज़रूरत। तो पहली आवश्यकता का रीज़न था औद्योगिक क्रांति। अगला है कंपनी के स्वरूप का विकास। कंपनी का स्वरूप अर्थात व्यवसाय। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले छोटे-छोटे बिज़नेस किया करते थे। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति की लहर आई और देश उधर आज़ाद हुआ था और उस पर व्यवसाय को एक नया मोड़ दिया गया और वहाँ पे एक कानून बन गया, कंपनी अधिनियम 1956। और जब कंपनी बन गया तो जितने छोटे-छोटे ये व्यवसाय थे, आज देखे होंगे बहुत मिलियन में चल रहे होंगे, वो सब व्यवसाय कंपनी का रूप ले, मतलब अपने व्यवसाय को कंपनी में कन्वर्ट करा। तो बढ़ती हुई कंपनी का जो स्वरूप था, वो भी ऑडिटर की, अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस। अगला तीसरा रीजन था कर के प्रावधान में वृद्धि। और जब सरकार ये सारी सुविधाएं दी, तो सरकार अपने देश के आर्थिक विकास के लिए लोगों को ऊपर, सबके ऊपर नहीं, जो उस योग्य थे, छोटा सा एक कर का प्रावधान की कि आप जितना भी है कमाइए, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दीजिए ताकि हम आपका और अपने देश का डेवलपमेंट, विकास, वो प्रक्रिया आज ही लागू। तो इसकी वजह से भी ऑडिटर की नियुक्ति की बात की। अगला, उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप में, हस्तक्षेप में ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। बड़े बड़े जब इंडस्ट्री बन गए, कल कारखाने बन गए, तो उस पर गवर्नमेंट को ज्यादा हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ये था कि बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के आप कारोबार नहीं कर सकते। उसके साथ साथ हमारे रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, मानने के साथ साथ कुछ हमको भी टैक्स वगैरह देना पड़ेगा ताकि हम भी देश का डेवलपमेंट करें। ये भी एक अंकेक्षण का मेन रीजन था। अगला है सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, उद्देश्यों की पूर्ति, ये भी रीजन था कि ऑडिट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी है वो टाइम से पूरा किया जाए। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों की स्थापना, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल में एक अकाउंटिंग स्टैंड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। इस सब का जो हिसाब किताब का जो लेवल है, एक लेवल पर रखा जाएगा, एक स्टैंडर्ड रखा जाएगा। ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो कभी अलग से मैं बता दूंगा कौन कौन से। अब यहाँ पे एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको कहा जाता है IFAC, मतलब
इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन काउंसिल, इसकी जो स्थापना हुई थी आपका, ये 1977 में हुई। इसको बताने का रीजन ये था कि कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। अब बारी हमारी आती है अंकेक्षण के अर्थ। अंकेक्षण का अर्थ बताइए, अंकेक्षण मीन्स क्या होता है? अभी बताएं। हिसाब किताब की जांच करना या लेखा पुस्तकों की जांच करना, ये ना होता है। लेकिन यहाँ अंकेक्षण का अर्थ होता है लेखा पुस्तकों की, लेखा पुस्तकों। अब लेखा पुस्तकों में क्या क्या आता है भाई? लेखा पुस्तकों में वो सारी चीजें आती हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत बनाई गई, जैसे कि आपका जर्नल, खाता बही, तलपट, ठीक ना, रूपक पुस्तक तो सब है, व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक, इनकी जांच करना और यह पता लगाना कि इसमें कोई कमियां है कि नहीं है, और इनको प्रमाणित करना, ये अंकेक्षण, ये अंकेक्षण का अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है अंकेक्षक और एक होता है अंकेक्षण। इसको अंग्रेजी में ऑडिटर कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में ऑडिट कहा जाता है। जो अंकेक्षक होता है वो सामान्यतः एक व्यक्ति होता है। अब इसमें संस्था भी, फर्म भी हो सकती है, लेकिन एक इंसान ही ऑडिट करता है। और जो अंकेक्षण है, यह उस व्यक्ति का क्या होता है, एक तरह से ये कार्य होता है, ये वर्क होता है। माने वह आदमी जो हिसाब किताब की जांच करता है, तो उस आदमी को ऑडिटर कहा जाता है, और जो ऐसे कार्य करता है उस कार्य को ऑडिट कहा जाता है। बारी आती है इसमें, अब इसमें सारे प्रपत्र, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें आ जाएंगे। ठीक ना। क्वेश्चन में अभी आता है कि आखिर अंकेक्षण की विशेषता क्या है? अंकेक्षण की विशेषता, विशेषता मीन्स करेक्टर्स, करेक्टर मीन्स उसके फीचर्स। अंकेक्षण जो होता है एक किसका होता है? एक कंपनी या संस्था का होता है। अंकेक्षण किसका होता है? कि अंकेक्षण हमेशा किसी कंपनी या संस्था का होता है, संस्था का होता है। मतलब आदमी का थोड़े अंकेक्षण होगा, किसी संस्था या कंपनी या बिजनेस का हिसाब किताब का अंकेक्षण होगा। और क्या होता है अंकेक्षण में? अंकेक्षण करता है, अंकेक्षण कौन करता है? कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, अंकेक्षण अंकेक्षक करता है। अंकेक्षक कौन होता है? एक व्यक्ति होता है। और आगे क्या होता है? अंकेक्षण कैसे किया जाता है? तो बता दे रहे हैं कि अंकेक्षण प्रमाणकों की सहायता से, प्रमाणकों की सहायता से होता है, सहायता से होता है। प्रमाणक मतलब होता है वाउचर्स, जो उस जिसे हिसाब किताब आप रजिस्टर में लिख दिए हैं, ऐसे थोड़े आएगा, सीए आएगा मार देगा 10 का चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो देखेगा कि भाई, पूछेगा कि ये खरीदा गया था, इसका बिल दिखाइए ओरिजिनल कहाँ है, उसी ने बिल से इसमें एंट्री किए होंगे, खर्चा इतना किया है तो इस खर्चे का डिटेल कहाँ है, उससे उससे मिलान करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है खरीदे कम है ज़्यादा दिखा दे, ज़्यादा खरीदे है कम दिखा दे, खर्चा ज़्यादा किए हैं कम दिखा दे, या कम खर्चा किए ज़्यादा दिखा दे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो प्रूफ ढूंढता है।
और क्या होता है, अंकेक्षण में पुस्तकों की शुद्धता की जांच की जाती है, शुद्धता की जांच होती है, मतलब उस ऑडिट के वर्क में यह पता लगाया जाता है कि जो हिसाब किताब लिखा गया है वो कहाँ तक, किस सीमा तक सत्य है। और अंकेक्षण में क्या होता है, अंकेक्षण में क्या होता है, नियमों का पालन होता। अंकेक्षण में क्या होता है भाई, एक नियम बना रहता है, उस नियम का पालन किया जाता है। और क्या होता है, अंकेक्षण का समय होता है, ऐसा नहीं कि जब मर्जी तब अंकेक्षण कर दे, उसकी टाइम बनी रहती है भाई कि इतने समय से इतने समय का हिसाब किताब की जांच करना है। और क्या होता है अंकेक्षण में, अंकेक्षण में सत्यापन होता है, सत्यापन मतलब उसका वेरिफिकेशन होता है कि वास्तव में वो जांच किया गया है कि नहीं किया गया। और लास्ट में अंकेक्षण में क्या होता है, प्रतिवेदन भी होता है। प्रतिवेदन मीन्स रिपोर्ट, कि जो भी जांच करता है उसकी जानकारी के हिसाब से जो भी चीजें उसे पाई जाती है हिसाब किताब में, सही है गलत है, डबल लिख दिया गया है, छूट गया है, कुछ भी हो, उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन करता है। ठीक है, अब पुस्तक तो बताने की जरूरत नहीं है, बेटा इसको बहुत बेसिक चीजें आपको बताया है, इसलिए ताकि कोई भी रहेगा आसानी से इसको समझ सकता है। और सिलेबस में जितना दिया है मैं उस पहले ही बता दे रहा हूं कि उससे मैं ज्यादा बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा सिलेबस में मेन मेन पॉइंट दिए गए, ठीक है। वैसे में जब आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा ये है कि आप, अब ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछेगा। ये तो आपसे उम्मीद किया जा रहा है कि इतना जानते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए पूरा पढ़िएगा। यही है कि थोड़ा सिलेबस में जो दिया होगा मेन मेन जो टॉपिक है, थोड़ा वहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा, जो नहीं दिया है वहां से थोड़ा कम उठाएगा, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक जब पढ़ेंगे वन बाई वन करके आपका माइंड वहां तक पहुंच जाएगा, और डायरेक्ट कूद के वहां से पढ़ेंगे तो जल्दी तो आ जाएगा लेकिन जल्दी चला भी जाएगा। और जब मौका है, टाइम है, तो आराम से पढ़िए। इससे मिटता भी नहीं। एक चीज और बता दें, हमारा जो अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारा होता है बुक कीपिंग, ये तो नाम सब जानते होंगे। बुक कीपिंग के बाद शुरू होता है हमारा अकाउंटिंग या अकाउंट, इसके बाद शुरू होता है ऑडिट। ध्यान दीजिएगा, ये बताने का मतलब क्या है। सपोज करिए कि ये हमारा बिजनेस है, क्या है, बिजनेस। जैसे ही इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया तो इसकी पुस्तकें रखनी पड़ेगी। तो जब किसी भी बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको अपनी जानकारी के लिए, अपनी संस्था की जानकारी के लिए, संस्था का हिसाब किताब करने के लिए कुछ रजिस्टर या पुस्तकें रखनी पड़ती, ताकि डेली बाई डेली उसमें नोट कर दे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसमें आता है कि बुक कीपिंग में क्या क्या किया जाता है भाई, बता सकते हैं। बुक कीपिंग में क्या क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। बुक कीपिंग में एक लेन देन होता है, माने ट्रांजेक्शन होता है। इसके बाद से इसमें जर्नल की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उसके बाद से इसमें खाता बही तैयार किया जाता है। खाता बही में कंप्लीट लिखना, पोस्टिंग करना, जोड़ लगाना, बैलेंस निकालना, ये सारी प्रक्रिया बुक कीपिंग में। अब अकाउंटिंग में क्या की जाती है भाई, अकाउंटिंग में किया जाता है इसके बाद की प्रक्रिया,
तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद अंतिम खाते। अंतिम खाते में व्यापार खाता, लाभन खाता और आर्थिक आर्थिक चिट्ठा। ये क्वेश्चन में पूछता है अकाउंटिंग में कौन सा वर्क होता है, यही वर्क होता है। समझना योजना भी सब इसी में आ जाए। बुकिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग में ये होता है। और इन चीजों का जब जांच किया जाता है, चेक किया जाता है, किसकी सहायता से, प्रमाणक की सहायता से, तो उसे ऑडिटिंग कहा जाता है। ये समझिए। इसके अलावा एक चीज और समझिए, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है बुक कीपिंग की अगली प्रक्रिया क्या होती है। बुक कीपिंग की अगली प्रक्रिया हमारी क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऑडिटिंग। उल्टा भी पूछता है, ऑडिटिंग के पहले क्या होता है, तो एक लेखाकर्म होता है, लेखाकर्म के पहले क्या होता है, पुस्तक पालन। ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑडिटिंग के लिए ऑडिट कौन करता है, तो अंकेक्षक करता है। अकाउंटिंग कौन करता है, लेखाकार करता है, अकाउंटेंट करता है। बुक कीपिंग कौन करता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो बुक कीपिंग कर सकता है। ठीक ना, अब इसके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब हम चलते हैं, कौन कौन सा टॉपिक और पढ़ाना है भाई। उद्देश्य तो कल बताना है। मिटाए इसको, रहने दीजिए, नहीं मिटा। अंकेक्षक का थोड़ा जान लीजिए। एक टॉपिक है अंकेक्षक। बता सकते हैं कि ये अंकेक्षक किस तरीके से होते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए द्वारा मान्यता प्राप्त, कौन, सीए द्वारा मान्य, इसको कहा गया है कि एक ऑडिटर जो अंकेक्षक होते हैं, इसके प्रकार में बताएंगे, प्रकार में बहुत है। जैसे इसमें दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के अंकेक्षक, तो विभिन्न प्रकार के अंकेक्षक में दो तरीके के अंकेक्षक होते हैं। एक सरकारी अंकेक्षक और एक पेशेवर पेशेवर अंकेक्षक। सरकारी अंकेक्षक जो होते हैं ये अलग होते हैं, अब पेशेवर अंकेक्षक होते हैं वो अलग होते हैं। सरकारी अंकेक्षक का मतलब होता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को सरकारी अंकेक्षक कहा जाता है। और सीए द्वारा माने आईसीए द्वारा जो अंकेक्षक अपॉइंटमेंट किए जाते हैं या जो परीक्षा को पास करते हैं उसे पेशेवर अंकेक्षक कहा जाता है। अब जो पेशेवर अंकेक्षक है इसके लिए एक और चीज प्रावधान है कि इस पर जो रूल लागू होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का एक्ट लागू होता है, लेकिन इनके ऊपर होता है अपने गवर्नमेंट का एक्ट लागू। और देखते हैं क्या क्या है इसमें भाई। इसको तो आगे पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा और। क्वेश्चन अभी ये है कि अंकेक्षण से लाभ क्या है। अंकेक्षण से लाभ बता सकते हैं कि ऑडिटिंग, सब कुछ करिए आप ही एक कंपनी चला रहे हैं, बड़े स्तर पर है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉय रखे हैं, हिसाब किताब भी आपका बड़ा है। अब आप एक ऑडिटर नहीं, तो उस ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने से, जांच करने से क्या क्या लाभ होता है बताइए। पहला लाभ,
अशुद्धियों व छल कपटों का पता पता चलता। पहला बेनिफिट होता है कि व्यवसाय में के हिसाब किताब में जो भी गलतियां या त्रुटियां हैं या छल कपट की गई हैं उसको आपकी जानकारी। और क्या होता है कि ऑडिट कराने से जो भी संस्था में कर्मचारी होते हैं ये क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। और क्या होता है, सावधान होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको पता है ऑडिटर आएगा, हम कितना भी सफाई से छुपा ले जाए अपनी गलती वो पकड़ लेगा। इसलिए जो एम्प्लाई होंगे वो काफी जागरूक होंगे, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होंगे और हमेशा अलर्ट रहेंगे कि कोई गलती हमसे ना हो जाए, नहीं तो हम ही को दो बात सुनना पड़ेगा। और क्या होता है, ऑडिट कराने से ऋण मिलने में सुविधा रहती है। देखते होंगे किसी भी व्यवसाय में लोन कराना है, आपको पैसे की जरूरत है तो वहां पे वो बैंक वाला कहेगा कि अपने व्यवसाय का ऑडिट रिपोर्ट लाइए, हम देखना चाहते हैं बैलेंस शीट से कि बिजनेस की आपकी क्या स्थिति है, तब तो हम लोन पास करेंगे। तो क्या करते हैं लोग, सीए से जाते हैं बैलेंस शीट बनवाते हैं, लीजिए 3 साल का बैलेंस शीट पिछले 3 साल का। लगता है बैंक वाले को कि हाँ इसका तो बिजनेस ठीक है, चलो तुमको लोन पास कर देते हैं। तो ये ऋण मिलने में सुविधा रहती है। वही चीज नहीं बैलेंस शीट बना के देंगे, लोन नहीं देगा। किस बेस पे देगा भाई, पता नहीं आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। अगला है, और बेनिफिट इसको होता है कर दायित्व का निर्धारण होता है। कर दायित्व का निर्धारण का मतलब कि ऑडिट कराने से सही हमको लाभ हानि की जानकारी होती है। यदि लाभ टैक्सेबल सीमा से अधिक है तो उस पर वो टैक्स पे करता है। यदि ये सिस्टम नहीं रहता तो कैसे पता चलता है कि व्यवसाय वाला कितना कमा रहा है कितना नहीं कमा रहा है। जितना भी कमाता चुपचाप धीरे से रख लेता, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता। तो ये कर दायित्व का निर्धारण होता है। तो ठीक है, आप सीए ने ऑडिट कर किया, जांच किया, बैलेंस शीट बनाया, बताया कि इतना प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम से अधिक है तो आप उसको गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए। और क्या होता है, इससे व्यवसाय की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मजबूत होती है। ऑडिट जिस संस्था में होता है तो उसका इंटरनल जो कंट्रोल सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग होता है, ताकि सबको पता चलता है कि भाई यहाँ धोखाधड़ी ठीक नहीं है। और भी बहुतों के लिए उपयोगी होती है, जैसे अंशधारियों के लिए उपयोगी, अंशधारियों के लिए उपयोगी। उसी तरह होता है हमारा ऋण पत्रधारियों के लिए भी उपयोगी, ठीक ना, सरकार के लिए उपयोगी, ठीक ना, इन सब के लिए। क्यों, शेयर होल्डर होते हैं, आप किसी कंपनी का शेयर तभी खरीदेंगे उस कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा होगा। डिवेंचर होल्डर उसमें पैसा तभी इन्वेस्ट करेंगे कि जो अच्छा रिटर्न देगा, हमको ब्याज देगा। गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि भाई क्या कर रहा है, इन सब के लिए भी उपयोगी है। तो बस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट में आज का टॉपिक इतना ही। अगला जो लेक्चर इसमें पढ़ेंगे आप, पहले ही बता दे रहे हैं, अंकेक्षण के उद्देश्य, ठीक ना। और क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, उद्देश्य के साथ साथ, अब इसमें सीमा लिखे थे, सीमा बाद में आ जाएगा अगले वाले। सीमा पढ़ लेंगे, प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप पढ़ें। ये ध्यान दीजिएगा कि जो बेसिक चीजें हैं उसको बहुत डीपली नहीं जाएंगे, नॉर्मल ही क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस में थोड़ा सा डीप तक पहुंचना है ताकि क्वेश्चन वहां से मिल सके।
ठीक है, पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए